हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के दो पार्ट्स किए हैं। जो दो पार्ट्स हैं वो छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कवरी के बारे में बात की है कि सेल की डिस्कवरी में, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी में किस किस का कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन से साइंटिस्ट आए। सेल थ्योरी की बात की कि सेल थ्योरी होती क्या है, क्या बताती है सेल थ्योरी, किसने दी, वो शील्ड श्वान, कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, और कौन क्या थी हमारी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मतलब डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता दिया था सेकंड पार्ट में। और दूसरी चीज़ हमने ये की कि सेल, अलग अलग टाइप्स के जो सेल थे, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, इनका साइज़ देखा हमने, स्मॉलेस्ट सेल, अलग अलग टाइप्स के जो सेल होते हैं हमने उनका साइज़ देखा। और ये भी देखा कि कौन सा लार्जेस्ट सेल होता है, कौन सा लॉन्गेस्ट सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है। इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद में सिमिलरली हमने सेल शेप के बारे में पढ़ा कि किन की शेप फिक्स्ड होती है, किन की शेप फिक्स नहीं होती है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का जो भी हमने पढ़ा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ये सब चीज़ें कवर की हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ना है। लाइक इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये जो हमारा डायग्राम है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है दोनों, तो आप देख सकते हैं। इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी चैप्टर को आगे प्रोसीड करने में, और वो इतनी बड़ी वीडियोस भी नहीं है, तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो कल हमने बात की थी सेल एनवलप की। मैंने उसमें बताया था कि सेल एनवलप हम कहते हैं 3 लेयर्स को। ठीक है, ये बात हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल की, इस चीज़ को नहीं भूलना है। यूकैरियोटिक सेल अलग होता है, प्रोकैरियोटिक सेल अलग होता है। हम इस चैप्टर में ही डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिटेल में, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। कल भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रिमिटिव सेल होते हैं, पुराने ज़माने वाले सेल होते हैं, और इन सेल्स के पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनके पास में जो भी ऑर्गेनेली होगी वो मेम्ब्रेन लेस होगी। ठीक है, इनके जैसा कोई भी ऑर्गेनेली है तो वो क्या है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऐसी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। तो अब हमें एक एक करके चीज़ें समझनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है या वो किस किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कल हमने सबसे पहले चीज़ पढ़ी थी। अब हम ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हम जो सेल है उसमें आउटर से इनर में जा रहे हैं। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। मतलब लाइक सबसे पहले हम बाहर जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद अंदर अंदर जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि सेल एनवलप नाम की एक चीज़ होती है जो कि बनी होती है 3 लेयर से। ठीक है, जो 3 लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेड कलर से बनी हुई है, ये मैंने कल भी बताया था, ये होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की। उसके बाद में एक ब्लू कलर से हम लेयर देख सकते हैं जो होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल वैसे नाम सबने सुना है, सेल वॉल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने ये पढ़ा कि सबके पास में अलग अलग तरह की सेल वॉल थी। डायनोफ्लैजेलेट के पास में अलग, और डायटम्स के पास में अलग, यूग्लिना के पास में तो सेल वॉल ही नहीं होती थी, पेलिकल प्रेजेंट होता था। तो वो सब चीज़ें अलग चैप्टर की हैं, बट मैं थोड़ा रिलेट करवा रही हूँ कि वही सेल वॉल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेल वॉल है, एंड सेल वॉल को भी हमें अभी फर्दर आगे डिटेल में पढ़ना है काफ़ी। उसके बाद में ये जो हम इनर मोस्ट लेयर देख सकते हैं जो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में भी हम सबने सुना है।
ठीक है। तो सेल एनवलप जो होता है वो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है सेल मेम्ब्रेन अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। तो हमारा जो सेल एनवलप है उसमें हमारे पास में क्या क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम पहले इन तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम आउटर से इनर में जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओके। अब भाई ग्लाइकोकैलिक्स बनी किससे है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में इन सभी चीज़ों को हम फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें चीज़ों को याद करना पड़ेगा। याद तो तब भी करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी होती है। पहले आ जाते हैं हमारा पॉलीसेक्राइड, दूसरे आ जाते हैं हमारे प्रोटीन। ये कुछ नहीं है, इसको कट कर दीजिए। तो पॉलीसेक्राइड प्लस प्रोटीन से बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड, वैसे तो ये बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है, तो यहाँ पे बस हमें वर्ड्स याद रखने हैं ये कि ग्लाइकोकैलिक्स इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। और प्रोटीन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि प्रोटीन होंगे ही होंगे या कंपलसरी है, नहीं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन क्या चीज़ हमेशा प्रेजेंट होएगी, वो होती है हमारी पॉलीसेक्राइड। यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो हमेशा पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, लेकिन कई बारी प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कई बारी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो भी दो तरह की होती है। सबसे पहली स्लाइम लेयर, दूसरी होती है कैप्सूल। अब स्लाइम लेयर, स्लाइम से हमें कुछ याद आ रहा है, सबने स्लाइम के बारे में सुना होगा, स्लाइम बनाया भी होगा कुछ लोगों ने, नहीं तो खेला तो ज़रूर होगा स्लाइम से। स्लाइम क्या होता है, एक लाइक ऐसे चिपचिपा सा थिंग हैंड। ठीक है, और अगर किसी को स्लाइम के बारे में नहीं पता तो यू कैन सर्च। ठीक है, स्लाइम एक मतलब लाइक ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर जिससे हम ऐसे चिपचिपा टाइप उसको ऐसे खींचते हैं एंड वी विल प्ले लाइक उसको किसी भी शेप में कर लिया, ऐसे करके अलग सा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन स्लाइम से हम समझ सकते हैं कि कुछ भी स्लाइमी सा ऐसा ऐसी थिंग। ठीक है, तो स्लाइम लेयर क्या होती है, स्लाइम लेयर जो होती है वो लूज शीट की बनी होती है। लूज शीट यानी कि मतलब ढीली ढीली सी होती है। भाई स्लाइम भी तो हमारा ऐसे ही होता है, ढीला ढीला सा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वो बिल्कुल हार्ड है, कोई पत्थर की तरह है, कोई रॉक की तरह है, नहीं, वो बहुत मतलब लाइक सॉफ्ट ढीलू से थिंग ऐसा है। ठीक है, तो स्लाइम लेयर भी ऐसी है। ठीक है, लूज शीट। ओके, अब ये किससे बनी होती है, अब ये तो हमें पता है कि कोई भी चिपचिपी सी थिंग है, मतलब हम बायो में तो ये चीज़ स्पेशली पढ़ते हैं, कोई भी चिपचिपी सी थिंग है उसमें हमें कुछ याद आता है, वो होता है हमारा म्यूकस। ठीक है, म्यूकस हमें आगे बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, कहीं पे भी कोई भी चिपचिपी सी थिंग के बारे में बात हो रही है तो वो हम म्यूकस के बारे में पढ़ेंगे। अब म्यूकस प्रेजेंट है तो हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, अब म्यूकस भी प्रेजेंट होगा तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्लाइम लेयर जो होती है, स्लाइम लेयर जो है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में म्यूको हम समझ रहे हैं म्यूकस को, पॉलीसैकेराइड तो हमें पता ही है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लाइम लेयर है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है और म्यूकस प्रेजेंट है इसलिए वो लूज शीट की तरह होती है और थोड़ी स्लाइमी होती है। ठीक है, अब वही इसका काम क्या है, कोई भी चीज़ ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो इसका काम होता है अटैचमेंट। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी चीज़ अगर चिपचिपी है तो वो चिपकने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो वही बात है, अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब उसके बाद में देख लेते हैं इससे बिल्कुल अपोजिट जो होता है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल वही कैसा होता है, कैप्सूल होता है हार्ड। अभी एक तरफ हमने पढ़ा कि स्लाइम जो होती है, स्लाइम लेयर
वो स्लाइमी सी होती है, स्लाइम की तरह होती है, सॉफ्ट सी, ढीलू सी। लेकिन वहीं पे कैप्सूल होता है हमारा हार्ड, ठीक है। तो थिक टफ और थिक होती है, यानी कि मोटी होगी, मोटी लेयर होएगी, और टफ होगी, हार्ड भी होएगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी चीज़ मोटी और हार्ड है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? अगर हमें किसी चीज़ को पास करवाना है, ठीक है, मूवमेंट करानी है किसी चीज़ की, मान लीजिए जैसे कि हमने ले लिया मिल्क ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो अगर कोई मान लीजिए चाय है, ठीक है, तो अगर हम चाय ले लेते हैं और उसको हमारे पास में सीव यानी कि जो चाय छन्नी होती है, तो हमारे पास में दो तरह की चाय छन्नी है। एक चाय छन्नी है जो बहुत मतलब लाइक उसमें पतली सी है, ठीक है, काफ़ी पतली सी चाय छन्नी है, तो उसमें क्या होगा, चाय इजीली पास हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन वहीं पे एक चाय छन्नी है जो मतलब जिसकी जो काफ़ी मोटी सी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, चाय छन्ने में थोड़ा टाइम लगेगा, जाएगा। तो यही बात है, अगर जो जितनी पतली लेयर होएगी ना, उतनी चीज़ें इजीली क्रॉस कर सकती है, उतनी इजीली मूव कर सकती हैं। इस बात को हम एनिमल टिश्यू में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वगैरह बारे में। तो अच्छा सुनिए, जितनी पतली लेयर उतनी जल्दी डिफ्यूज़न, या डिफ्यूज़न भी छोड़िए, जितनी पतली लेयर उतनी ही जल्दी चीज़ों की मूवमेंट होगी, ठीक है, सिंपल बात। तो अब यहाँ पे क्या है, कैप्सूल है हमारा मोटा, ठीक है, हमने पढ़ा कि कैप्सूल टफ होता है और थिक होता है। तो अगर थिक लेयर होगी तो यानी कि वो किसी चीज़ के लॉस को प्रिवेंट करेगी, तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लीकेज ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, ठीक है, ओके। अभी एक और चीज़ सेल हमें प्रोटेक्ट करती है, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब एक बात बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, बैक्टीरिया, पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में मेजॉरिटी में कहाँ थे, बैक्टीरिया थे। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, वही हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और मतलब लाइक अलग अलग तरह के होते हैं। तो अगर हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया को ले, तो वो क्या करता है, वो या तो किसी की बॉडी के ऊपर रह सकता है या किसी की बॉडी के अंदर रह सकता है, और फिर उससे न्यूट्रिएंट लेता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो एंडोपैरासाइट है, यानी कि वो बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन ले रहा है किसी और की बॉडी के अंदर रह के। अब कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है, जो टाइफाइड एक डिसीज़ होती है, लाइक टाइफाइड के बारे में सबने सुना होगा, कुछ लोगों को हुआ भी होगा। तो जो टाइफाइड होता है ना, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो होता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो अब सैल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। तो अब क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी सिंपल शांत सी बैठी होगी, कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में पढ़नी भी है। लेकिन अब इम्यूनिटी नाम की चीज़ हर किसी ने सुनी होगी कोविड में, कोविड से पहले का पता नहीं, लेकिन कोविड में हर किसी ने सुनी होगी एक वर्ड, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी होती है ना, वो मतलब जैसे अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आ गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो वही मतलब एक्टिवेट हो जाती है, और वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे मतलब लाइक डिफेंस में हेल्प करते हैं। आप वाइट ब्लड सेल को ले लीजिए, जिसे हम WBCs भी कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, अब वो उस होस्ट सेल पे अटैक करेंगे कि ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर जाएंगे, मतलब मर जाएगा। WBC उस पर अटैक करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर WBC प्रोकैरियोटिक सेल पे अटैक करेंगे सॉरी, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे ऐसा कि किस चीज़ से अटैक होगा, किस टाइप से अटैक करेंगे। तो वो सबसे पहले WBC को वो सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उस बैक्टीरिया को। तो वो क्या तोड़ेंगे, सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है उसको तोड़ेंगे, तो ग्लाइकोकैलिक्स को तोड़ेंगे ना। तो इसीलिए कैप्सूल अगर प्रेजेंट होगा, मतलब मोटी सी लेयर होगी प्रेजेंट होगी, तो WBC को प्रॉब्लम नहीं होगी
कि मतलब कोई एक पतली लेयर है वो उसको तो आराम से तोड़ देंगे, मोटी लेयर को तोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो क्या कर रहा है, वो बच जाएगा, जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल वो बच जाएगा। किसकी वजह से, कैप्सूल की वजह से। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि कैप्सूल जो होता है वो टफ होता है, थिक होता है, और ये वाटर की लीकेज को रोकने में हेल्प करता है, और ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होता है। हम रिवाइज करते हैं एक बार ग्लाइकोकैलिक्स को। ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है पॉलीसेक्राइड से, और कई बारी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और कई बार नहीं भी होते, ठीक है, बट पॉलीसेक्राइड हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये दो तरह से बनी होती है। सबसे पहली स्लाइम लेयर और दूसरी आ जाती है हमारी कैप्सूल। स्लाइम लेयर नाम से पता लग रहा है मतलब लूज सी होगी, स्लाइम की टाइप की होगी। तो यहाँ पे स्लाइम लेयर जो होती है वो लूज शीट होती है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड से पता लग रहा है म्यूकस प्रेजेंट है, तो ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, और उसके अंदर नेक्स्ट आ जाते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, मोटा सा होता है। कैप्सूल टफ और थिक लेयर होती है, ये वाटर की लीकेज को रोकने में हेल्प करती है, और दूसरी चीज़ ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद में अगली चीज़ आ जाती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल दूसरे नंबर की लेयर थी, या इसको हम कैसे बोल सकते हैं, दो स्टेटमेंट से लेते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ मैं स्टेटमेंट। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर तो ग्लाइकोकैलिक्स थी। अब उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट, सेल वॉल इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ट्रू और फॉल्स? ये भी फॉल्स है, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन में हमें दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड, ग्लाइकन का मतलब वही पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जो ये चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगी आपको। जो अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं शुरू से बताती हूँ। देखिए, हमारे पास में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स मिल मिल के एक चेन बना लेते हैं। यानी कि मान लीजिए ये 2 अमीनो एसिड है, तो ये जो 2 अमीनो एसिड है ये मिलेंगे, फिर आगे और मिलेंगे। तो ऐसे ना काफ़ी सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में मिल के एक चेन बना लेते हैं, और फिर उस चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो जो हमारे वो जो चेन बनी, अब मैंने बताया कि वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़ गए। अब वो जिस चीज़ से जुड़े हैं ना, जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए किस चीज़ से जुड़े, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े। उसके बाद में उन्होंने वो जो चेन थी उस चेन को हमने कह दिया प्रोटीन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये वही पेप्टाइडो की बात हो रही है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन लिखा, तो इस पेप्टाइडो से हम समझ सकते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड से क्या, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यानी कि जो सेल वॉल है वो अमीनो एसिड की बनी हुई है और साथ में पॉलीसेक्राइड की बनी हुई है। तो वो कौन कौन से अमीनो एसिड है इसको देख लेते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो कुछ तरह के हैं, सेल वॉल पे प्रेजेंट है, जो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो हमें यही याद रखना है। सबसे पहले एल लाइसिन, एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटानिक एसिड। मैं एक चीज़ बताती हूँ, एल लाइसिन और एल एलानिन, ये जो होते हैं लाइसिन और एलानिन, इनके बारे में हम 12th में भी पढ़ेंगे। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए पैक होता है हिस्टोन की वजह से, ऐसा भी कुछ समझ नहीं आएगा बट फिर भी
तो जो हमारा डीएनए होता है भाई वो बहुत बड़ा होता है, उसको पैक करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक लाइक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन, उसके ऊपर हम अपने डीएनए को लपेट देते हैं। तो वो जो हिस्टोन होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है लाइसिन और एलेनिन, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी इस में है नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी चीज़ रिलेट हो सकती है कि लाइसिन और एलेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गई चीज़ कि हमारे पास में सेल वॉल में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, जो होते हैं हमारे लाइसिन, एलेनिन, डी एलेनिन और डी ग्लूटानिक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे अमीनो एसिड्स के बारे में हमें पता लग गया। अब मैंने बताया कि दूसरी चीज़ होती है हमारी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड दो तरह के प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, NAG और NAM। NAG से हमें आगे नहीं समझना, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। एक दो बारी पढ़ेंगे हो जाएगा याद, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं नाग। अब दूसरा आ जाता है हमारा नाम, ठीक है। वो जो शुरू की दो चीज़ें वो सेम रहेंगी। एन एसिटाइल हमें यहाँ से लग जाएगा, ग्लूकोज अमाइन था वहाँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ से हमें पता लगता है कि सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन से हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि सेल वॉल बनी होती है दो चीज़ों की, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स की। कौन कौन से पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं? NAG और NAM। NAG से NAG की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन और NAM की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ओके। और अभी हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? लाइसिन, एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटानिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेल वॉल ख़त्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि सेल वॉल में बस यही था। अभी हम जब प्रोकैरियोटिक सेल कर लेंगे, यूकैरियोटिक सेल कर लेंगे, उसके बाद में हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ इन दोनों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है तो उसमें वैसे इतना ही है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अभी क्लियर होल्ड पे रखते हैं क्योंकि आगे डिफरेंस करने ही वाले हैं इस चीज़ में। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा कि वो किस चीज़ में हेल्प करती है, उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेल वॉल का भी कुछ काम होगा। तो सेल वॉल का काम ये होता है कि वो सेल शेप बनाए रखने में हेल्प करती है, रिजिडिटी में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम बस्टिंग। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को, ये तो गया रीडिंग करना, एक्सप्लेन करती हूँ। सेल की शेप बनाए रखना, सेल वॉल, वही सेल वॉल जो होता है ना वो काफ़ी एक लाइक स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल की शेप बनाए रखता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ें तो हम याद रख लेंगे वैसे भी। अब यहाँ पे देखते हैं सेल फ्रॉम बस्टिंग। अब एक चीज़ होती है लाइक ये हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए हमारा सेल है, ठीक है। अगर सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा भाई? प्रेशर लगेगा, ठीक है। ऐसे करके प्रेशर लगा तो सेल क्या करेगा? स्वेल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा सेल ऐसे फूलने लग जाएगा तो मतलब क्या होगा कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो पीछे की तरफ होने लग जाएगा, पेरिफेरल पे जाने लग जाएगा। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर होती है, तो वो भी पीछे को जाने लग जाएगी क्योंकि सेल के अंदर पानी भर रहा है तो सेल स्वेल कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या इतना ज़्यादा कोई चीज़ इतनी है और वो इतनी होती जा रही है, एक टाइम आएगा जब वो फट जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ सेल वॉल रुकेगी। लाइक ये बाहर एक सेल वॉल है तो ये ऐसे 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 फूल रही है, पीछे जा रही है चीज़ें, लेकिन सेल वॉल भी ना उतना ही प्रेशर लगाएगा कि चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ जाएं, ठीक है। ऐसे तो हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं,
मतलब स्वेल हो रही हैं ऐसे 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 ऐसे, तो सेल वॉल क्या करेगा, वापस उतना ही धक्का लगाएगा ताकि वो चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो सेल क्या करता है, बर्स्ट नहीं होने देता। अब सेल वॉल क्या करती है, बर्स्ट नहीं होने देती हमारे सेल को। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हमारा सेल वॉल ख़त्म होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन से समझ सकते हैं अमीनो एसिड्स और कुछ पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे। अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एल लाइसिन, एल एथनीन, डी एलानिन एंड डी ग्लूटानिक एसिड। पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होंगे ना गुरना, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या किस चीज़ में रोल होता है, मेंटेन सेल शेप रिजिडिटी, सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम बस्टिंग। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, ये वर्ड तो हमने हमेशा से ही सुना है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। और जैसी सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है ना, वो ही वैसी ही सेल वॉल हमारी यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। कुछ अलग बात नहीं होती कि यूकैरियोट्स में अलग है, प्रो में अलग है, नहीं, सेम रहती है। अब मैंने कल एक चीज़ बताई थी, जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी हुई उन्हें पता होगा, लाइक मतलब प्रीवियस वीडियो देखी होगी। मैंने बताया था कि कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दो तरह की मॉडिफिकेशंस बताई थी, मीजोसोम और दूसरी बताई थी क्रोमेटोफोर। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए, अब मैं दोबारा से बता देती हूँ वो चीज़। देखिए, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं। पहली होती है हमारी मीजोसोम। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने हमेशा से एक चीज़ सुनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी को सिंथेसाइज करता है या रिलीज़ करता है, और फिर उस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना यूकैरियोटिक सेल में, वैसे ही मीजोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। अभी कुछ तो होगा ही ना इनके पास भी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मीजोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोकैरियोटिक सेल का। देखिए समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारा रेस्पिरेशन करता है। लेकिन किस में, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, और वो रेस्पिरेशन करता है। और वही काम मीजोसोम कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मीजोसोम, जो हमारा मीजोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, मैंने कल एक चीज़ बताई थी एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है, हमारे पास में दो ऑर्गन्स हैं, उन दोनों ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, तो उसको हम कह देंगे होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन वहीं पे हमारे पास में दो ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, मतलब बने तो वो अलग तरीके से हैं लेकिन उनका जो काम है वो सेम है, तो वो हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन। अब यहाँ पे क्या है कि जो मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्या वो उनका स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो काम है वो सेम है? हाँ, अभी तो पढ़ा कि दोनों रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो दोनों का काम तो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मीजोसोम और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। यस, तो इस चीज़ को इजी उसमें मतलब लाइक ऐसा हवा में मत लीजिएगा, समझिएगा, सीरियस लीजिएगा। तो हाँ, अब मीजोसोम की कैसे मॉडिफिकेशन होती है ये देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सेल में, और मीजोसोम ना एक और चीज़ में हेल्प करता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे? ये थी हमारी सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं पे अगर मॉडिफिकेशन हो जाएगी मीजोसोम की,
ऐसे करके वो मीसोसोम की मॉडिफिकेशन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन हो गई मीसोसोम की फॉर्म में। तो ये एक मॉडिफिकेशन होगी। अब क्या होगा, क्या सरफेस एरिया कैसे बढ़ा। अब ये चीज़ आप ज़रा सा ना इमेजिन करें चीज़ को। ये चीज़ है, इसको हमने उठाया, पकड़ा, जब हम इसको ऐसे करके स्ट्रेच करेंगे तो क्या ये जो होगा, ये इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ होगी, जब इसको हमने स्ट्रेच किया तो वो जो लेंथ आई स्ट्रेच करने के बाद में वो इससे बड़ी नहीं होगी, पहले वाली से होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब जो इसमें लिखा है वो पढ़ लेते हैं मेरे नोट्स में। तो जो हमारी मीजोजोम होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यही चीज़ हमने पढ़ी। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, और बाइनरी फिजन में भी हेल्प करती है। अब यार ये सब तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे कि किसी मूवी में साइड रोल में और लोग होते हैं, तो वैसे ही मेन हीरो तो ये था, रेस्पिरेशन की बात थी, और बाकी सब तो मैं याद कर ही लेंगे। अब ये जो मीजोसोम में मॉडिफिकेशन मीजोसोम होता है वो 3 तरह का होता है, मतलब इनकी शेप्स अलग अलग होती हैं यार। पहली हो जाती है वेसिकल, ऐसी जो मैंने बनाई ना, ये वेसिकल शेप है। दूसरी हो जाती है ट्यूब्यूल में क्या होगा, ऐसे ट्यूब सी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ऐसे हो जाएगी लैमिले में काफ़ी अलग सा कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर है। वेट लाइक ऐसे करके ऐसे करके ही लैमिले में हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, सिमिलर होती है यूकैरियोट से, यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मीसोसोम क्या होता है, मीसोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरह की मॉडिफिकेशन होती है। ये क्या करता है, ये मीसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एनालोगस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और मीसोसोम के काम क्या होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, बाइनरी फिजन में हेल्प करेगा। 3 तरह का होता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगली मॉडिफिकेशन देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो होती है क्रोमेटोफोर। इसके बारे में कल भी बताया था थोड़ा। देखिए, क्रोमेटोफोर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो क्या ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा? नहीं, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं या जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, क्रोमेटोफोर सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होता है। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उसी में ही क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्रोमेटोफोर का काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। भाई जिसका जहाँ काम होगा वहीं पे ही तो प्रेजेंट होगा, फालतू में कहीं भी थोड़ी ना प्रेजेंट हो जाएगा। जिस चीज़ को ज़रूरत है, उस चीज़ की, जिस इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसी के पास तो होगी वो। ठीक है, तो वैसे ही क्रोमेटोफोर करता है फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, तो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास भी प्रेजेंट होगा। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, बस यही था इसका एग्जांपल। क्रोमेटोफोर भी सेम उसी तरीके से दिखता है जैसे मीसोसोम दिखता है। तो यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन भी होता है। क्या क्या था सेल मेम्ब्रेन में, सेमी परमिएबल होते हैं। ठीक है, और उस सेमी परमिएबल वगैरह होते हैं, और उसके बाद में हमने सेमी परमिएबल होते हैं, और जैसे कि यूकैरियोटिक में होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद में फिर हमने देखा 2 तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। मीसोसोम तो सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो क्रोमेटोफोर है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। जो मीसोसोम है वो 3 तरह का होता है। पहला वेसिकल, जो गोल सा एक होता है, फिर ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद में लैमिले, कॉम्प्लेक्स से काफ़ी सारे वेसिकल्स जुड़े होते हैं जिसमें। ठीक है, अब मीसोसोम का काम क्या होता है, मीसोसोम जो होता है ना वो एनालोगस होता है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और मीसोसोम का काम एक जैसा ही होता है, वो होता है रेस्पिरेशन कराना।
ठीक है। तो मेसोसोम क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ बाइनरी फिजन में हेल्प करता है। अब उसके हमने क्रोमेटोफोर देख लेते हैं। क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस कराता है, तो वही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि उन्हें ही इसकी ज़रूरत है। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। बस तो यहाँ तक हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड से हम बात कर रही हैं जेनेटिक मटेरियल की, जो बीच में डीएनए से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, लेकिन यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि यार ये जेनेटिक का टॉपिक है, ये याद रख लीजिए। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, बस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस होगा, अब ये तो हमें पता ही है कि मेम्ब्रेन लेस चीज़ें प्रेजेंट होगी पॉलीसेकेराइड में, पॉलीअमाइंस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड पे इतना ज़्यादा याद करने का कुछ नहीं है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कोई भी स्टोन नाम की चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी, पॉलीअमाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम के बारे में भाई मैंने कल काफ़ी अच्छे से समझाया था, तो आज मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी जो मैंने डिटेल में समझाया, बट वैसे देख लेते हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70S वाला प्रेजेंट होता है, और जो 70S होता है उसमें 2 सब यूनिट से बना होता है। वो एक होती है छोटी सब यूनिट, एक होती है बड़ी। तो जो छोटी सब यूनिट होती है वो होती है 30S की, और जो बड़ी सब यूनिट होती है 50S की। अब आप कहोगे 50 + 30 80, तो उस चीज़ को मैंने कल समझाया था कि जो ये होते हैं ना, ये 70S 50S 30S, ये होता है लाइक हमने राइबोसोम की एक बड़ी यूनिट हो गई या छोटी यूनिट, उसको हमने सेडिमेंट किया, सेडिमेंट यानी कि नीचे बैठ जाना, तो उसको हमने सेडिमेंट किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो हमने सेंट्रीफ्यूज किया उसको, ठीक है। तो वो कितनी देर में नीचे बैठ गई, कितनी देर में नीचे सेटल डाउन हो गई, ये वो टाइम होता है, ठीक है। तो यस, और ये जो एस होता है ये होता है स्वेटबर्ग, ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट। अब ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जिसमें बड़ी सब यूनिट होती है 50S की, छोटी सब यूनिट होती है 30S की, ठीक है। साइज़ होता है इसका 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, ओके। अब उसके बाद में RNA प्लस प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट हुआ RNA प्लस प्रोटीन। उसके बाद में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो कहते हैं इसको हम, देखिए RNA प्लस प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पॉलीसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइबोसोम भी ख़त्म होता है। कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, कल मैंने काफ़ी और अच्छे से समझाया था इस चीज़ को, तो देख दी। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसमें कोई भी हिस्टोन नाम की चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, पॉलीअमाइंस प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद में आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूजन बॉडीज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजला, पिलाई, फिम्ब्रिया, ये सब करेंगे। देखिए ये चैप्टर बड़ा है, तो टाइम तो लगेगा, इसमें इतनी कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये छोटी क्लास है 2 वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। और मैं चैप्टर की वीडियो भी बनाती हूँ लाइक आधे घंटे के राउंड, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या क्या चीज़ें की, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवलप के बारे में पढ़ा, बेसिकली सेल एनवलप में क्या क्या पढ़ा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियोइड वगैरह, ठीक है। तो कल की वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो यस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and please subscribe the YouTube channel, because like you can also see that my subscriber is very few, and YouTube does not recommend my video to others,
बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लाइक थोड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से. तो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and also subscribe to my YouTube channel. उसमें आपका कुछ चला नहीं जाएगा बट मेरा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू कैन do this for me, then if you can do a favor for me, then please share my video with your friends. It also helps me a lot. It will also help me a lot. And yes, thank you so much for viewing my video. And yes, सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है. आपको जिस भी चैप्टर को देखना है, जिस भी चैप्टर को पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. वहाँ पे हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है. एंड अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दैट व्हाट शुड आई improve in my videos. And please share your opinions with me. And if you need my handwritten notes, then you can also let me know in the comment section, so that I can provide you my and I can provide you my handwritten notes like in the PDF format, and these are free of cost. Okay, thank you so much. Please like the video and subscribe the YouTube channel.